बुलेटिन की कोरोना काल में छठी बार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के साथ बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी कि कैसे कोरोना को कंट्रोल किया जाए, कैसे काबू किया जाए। ये मीटिंग दोपहर 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू होगी। इसके अलावा कल भी प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक रहेगी। कल 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल भी बैठक में मौजूद रहेंगे और 2 दिनों तक चलने वाली डिजिटल बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं, क्योंकि देश में करीब 12,000 मरीज हर रोज संक्रमित मिल रहे हैं। रोजाना आंकड़ा अप्रॉक्स इतना आ रहा है और इस वक्त कुल मरीजों की संख्या 3,32,000 के पार हो चुकी है, जबकि नया आंकड़ा अब से कुछ देर बाद फिर आ सकता है, जिसमें करीब 3.5 लाख के आसपास मरीजों के पहुंचने की संभावना है। इसके साथ साथ वो राज्यों की स्थिति की समीक्षा कर सकते हैं कि राज्यों में हाल क्या है, क्योंकि अब तो अनलॉक 1 है। अनलॉक में केसेस लगातार बढ़े हैं, तो राज्य कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या विपत्तियां, क्या समस्याएं राज्यों के समक्ष हैं, और राज्य भी अपनी बातें रख सकते हैं। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी समीक्षा बैठकें हुई हैं, इसी को लेकर उत्तराखंड में भी समीक्षा बैठकें हुई हैं। समीक्षा बैठक की गई है जिसमें जिलाधिकारियों से फीडबैक लिया गया है कि क्या दिक्कतें उन्हें ग्राउंड लेवल पर आ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉकडाउन और उसके बाद अनलॉक में इस बीच में अभी छठी बार है कि वो सभी मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फ्रेंस करेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जुड़ेंगे और 88 दिनों में छठी बार प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से बात करने वाले हैं। और ये सभी मुख्यमंत्री और सभी राज्य के लोगों के लिए भी अच्छा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, वक्त 3 बजे का जब मुख्यमंत्रियों के साथ जुड़ने वाले हैं, पहला सवाल तो ये कि आज ही क्या उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री आज ही प्रधानमंत्री के साथ संवाद करेंगे, और इस कॉन्वर्सेशन में, इस बातचीत में क्या क्या हो सकता है, किस तरह की बातचीत ये होगी? देखिए राजीव, अगर बात करें तो 3 बजे से यह बैठक शुरू होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ कल बातचीत होगी। आज केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी। आज 21 राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के उपराज्यपाल, जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां के उपराज्यपाल के साथ बातचीत होगी। जो प्रमुखता आज जो राज्य हैं वो ज़्यादातर छोटे राज्य हैं और उनमें जो है केसेस भी काफ़ी कम है। कल जो राज्यों के साथ बातचीत होगी वो बड़े राज्य हैं, उनमें केसेस भी काफ़ी ज़्यादा हैं। उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है। तो इस तरीके के कल 15 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कल जो बातचीत होगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ वो कल होगी। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री अपनी बातचीत करेंगे और उत्तराखंड की जो विषय है वो प्रधानमंत्री के समक्ष रखेंगे। खासतौर से अगर बात करें तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से तमाम सारे राज्यों को वेंटिलेटर पहुंचाया गया है। जो पीएम केयर्स में फंड आया था, उसके बाद प्रधानमंत्री ने वेंटिलेटर्स बनाने के लिए एक कंपनी को टेंडर दिया था, जिसके बाद कल से डिलीवरी स्टार्ट हो गई है। तो प्रधानमंत्री उसकी भी समीक्षा करेंगे, किस प्रकार से राज्यों के पास वेंटिलेटर जा रहा है और कोई वेंटिलेटर या फिर किसी अन्य चीज़ की कमी तो नहीं है। ये भी प्रधानमंत्री अपनी ओर से राज्यों से पूछताछ करेंगे। इसके बाद अगर बात करें तो तमाम सारे राज्यों से तफसील से बातचीत होगी कि उनके राज्य में किस तरीके से केसेस आगे बढ़ रहे हैं। जो नए केसेस आ रहे हैं, खासतौर से जब से अनलॉक हुआ, यानी कि 1 जून से लेकर अब यानी 15 जून तक, किस तरीके के नए केसेस आए हैं। क्या वो प्रवासी मजदूर हैं या फिर किस तरीके के लोग हैं जिनके अंदर नए केस उभर रहे हैं, और राज्य किस तरीके से टैकल कर रहा है, और केंद्र सरकार को किस तरीके से सहयोग चाहिए, ये भी राज्यों से वो पूछेंगे। तो तमाम सारे राज्य अपनी ओर से जो भी उनकी शिकायत होगी या जो भी उनकी समस्याएं होगी वो केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाएंगे कि उनको इस तरीके का सहयोग चाहिए, जिसके बाद प्रधानमंत्री उन तमाम सारी चीज़ों पे ध्यान देंगे। तो जाहिर तौर से बात ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि अगर बात करें तो 1 जून के बाद से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। लगातार 9,000, 10,000, 11,000, अब तो 11,500 और तकरीबन 12,000 के करीब केसेस आने लग गए हैं। तो ये काफ़ी समस्या है पूरे देश के लिए और प्रधानमंत्री इसी की समीक्षा करना कोरोना पर तो फोकस रहेगा ही, और राज्यों की स्थिति क्या है, कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, क्या मिजाज है, और ये सारी चीज़ें तो प्रधानमंत्री जानेंगे। लेकिन हमने ये भी देखा कि कई राज्य ये मांग भी कर रहे हैं कि उनको विशेष आर्थिक पैकेज की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी परिस्थितियों का आकलन भी किया है। तो क्या ये संभव है कि प्रधानमंत्री इस तरह का कोई आश्वासन दे या विशेष पैकेज राज्यों के लिए वो जब बातचीत के बाद जारी करें?
देखिए राजीव, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार समिति है वो लगातार तमाम सारे राज्यों को जो हालात है उसको रिव्यू कर रही है। और प्रधानमंत्री लगातार कई सारे राज्य जिनको राज्यों को पैसे की जरूरत है उनको कई सारे राज्यों को फंड भी जारी किया गया है। यहाँ तक कि उत्तराखंड को भी फंड जारी किया गया है। तो कई सारे राज्य कल अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उन सारे राज्यों को रिव्यू करने के बाद और जो उनकी आर्थिक सलाहकार समिति है उसके बाद ही वो तमाम सारे राज्यों को फंड जारी करते हैं। क्योंकि अगर उत्तराखंड स्टेट की बात करें तो छोटा स्टेट है और वहाँ 90 और 10 का अनुपात होता है, यानी कि 90% केंद्र सरकार खर्च वहन करती है तो 10% उत्तराखंड राज्य खर्च वहन करता है। तो ऐसे में उसको विशेष पैकेज की जरूरत रहती है। और उत्तराखंड के सीएम ने पहले भी जो है बैठक से पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने आर्थिक पैकेज की मांग की थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री की ओर से कुछ आर्थिक पैकेज उनको दिया गया था। कल की जहां तक बात करें तो कल शायद ही कम गुंजाइश है कि उत्तराखंड की ओर से कुछ ऐसे विशेष पैकेज की मांग की जा सके, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें प्रधानमंत्री की तरफ से विशेष पैकेज मिल चुका है। तो इसीलिए लिहाजा तौर पर कई सारे ऐसे राज्य भी जो ये शिकायत कर रहे हैं, खासतौर से अगर हम बात करें कांग्रेस और अन्य शासित जो प्रदेश हैं, वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उनको काफ़ी कम विशेष पैकेज मिला है, इसलिए उनको और ज़्यादा धन की आवश्यकता है और केंद्र सरकार उनको और ज़्यादा धन मुहैया कराए। तो उसका भी रिव्यू लगातार प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार समिति है वो लगातार कर रही है। और जिस राज्य को जिस अनुपात में धन चाहिए होता है, केंद्र सरकार उस अनुपात में धन मुहैया कराती है। तो जाहिर तौर से बात है, कल कई सारे राज्य मांग कर सकते हैं कि उनको विशेष पैकेज चाहिए, लेकिन कल जो मुख्यतः फोकस रहेगा बातचीत का वो ये रहेगा कि अनलॉक के बाद कोरोना किस तरीके से उनके राज्यों में बढ़ा है और क्या स्वास्थ्य सुविधाओं में कोई कमी है, स्वास्थ्य सुविधाओं में किस प्रकार से केंद्र सरकार तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुखातिब होंगे, मिलेंगे। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नहीं बल्कि कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री को रफ्तार देने के लिए 25,000 टेलर्स को यूपी सरकार रोजगार देने वाली है। 25,000 टेलरों को यूपी सरकार रोजगार देने वाली है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अपने 5 कालिदास मार्ग अपने लखनऊ के आवास पर सुबह 10 बजे 1,35,000 प्रवासी कामगारों को ऑफर लेटर देंगे। ये कार्यक्रम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और उद्यम प्रोत्साहन विभाग की ओर से करवाया जा रहा है, जिसमें ऑफर लेटर हासिल करने वाले सभी कामगार नोएडा की गारमेंट इंडस्ट्री और रियल एस्टेट सेक्टर में काम करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी आपको देंगे। शैलेश, पहले दिन से उत्तर प्रदेश की एकमात्र सरकार ये रही है जिसने स्किल मैपिंग की। स्किल मैपिंग के बाद इनको इस बीच में रोजगार के मेले भी हुए। इस बीच में मुख्यमंत्री लगातार ये बात कहते रहे कि रोजगार दिया जाएगा, फिर कुछ MOUs भी साइन हुए हैं। आज जो कामगार हैं, जो टेलर्स हैं, उनको कितनी बड़ी राहत मिलने वाली है? 1,35,000 प्रवासी कामगारों को आज ऑफर लेटर मिलेंगे। ये कामगार किन किन क्षेत्रों में इनको रोजगार मिलने जा रहा है उत्तर प्रदेश में? राजीव, देखिए इसमें जो कामगार हैं मुख्य रूप से जो इनको एडजस्ट किया जा रहा है वो है नोएडा की गारमेंट फैक्ट्रीज और रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में भी इस समय बड़ी संख्या में अब कामगारों की, मजदूरों की ज़रूरत है। क्योंकि जितने भी प्रवासी थे, जो मजदूर लॉकडाउन के दौरान या कोरोना के संकट काल के दौरान काम छोड़कर लौटे थे, उसकी वजह से अब उद्योग भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में जाहिर है कि उद्योगों को भी लेबर की बड़ी ज़रूरत है। उनको हर तरह के लेबर की ज़रूरत है, चाहे वो स्किल्ड हो चाहे वो अनस्किल्ड हो। इसी के तहत हमने देखा था कि कुछ समय पहले ही एक MOU भी हुआ था जिसमें 11.5 लाख कर्मचारियों को रोज़गार मिलने की बात कही गई थी। और वो जो CII है और जो बाकी इंडस्ट्रीज़ के एसोसिएशन उनके साथ ये MOU हुए थे। और अब नोएडा की जो गारमेंट्स फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ का जो उद्योग है वो भी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि जो वहाँ के लेबर थे वो भी इस दौरान कोरोना के संकट काल में काम छोड़कर भी गए हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज़ जो है वो बुरी तरह से अफेक्टेड है। और अब 25,000 टेलर उपलब्ध कराने का प्रयास हो रहा है। इससे दोनों फायदे होंगे। देखिए, एक तरफ जहां उद्योगों को रफ्तार मिलेगी, जो इंडस्ट्री चलाने वाले लोग हैं उनको राहत मिलेगी, वहीं दूसरी ओर इन 25,000 लोगों को भी रोजगार मिल जाएगा। इसके अलावा बाकी अगर जो लेबर है उनकी बात करें, क्योंकि कुल तो 1,35,000 के आसपास का नियुक्ति पत्र का वितरण होना है। बाकी लोग जो है रियल एस्टेट सेक्टर, क्योंकि अब निर्माण कार्य जो है वो तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुके हैं, तो निर्माण कार्य के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी जो लेबर है उसको भेजा जा रहा है, उनकी ज़रूरत है। फिर चाहे वो
बिल्डिंग खड़ी करने वाले लोग हो या फिर उसके अंदर टेक्निकल पार्ट के, चाहे इलेक्ट्रिशियन की बात की जाए, प्लम्बर की बात की जाए, ये सारे लोगों की अब इस क्षेत्र में ज़रूरत है। इन सारे लोगों की एक तरफ उद्योगों की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा तो दूसरी तरफ जो प्रदेश में 30 लाख के आसपास प्रवासी श्रमिक लौटा था, उन सब के लिए रोजगार की जो योजना बनाई जा रही थी, उसी के तहत इन 1,35,000 को रोजगार भी मिल जाएगा। तो एक पंथ दो काज वाली जो बात है कि मतलब दोनों का ही इसमें हित होगा कहीं ना कहीं। ये अच्छी बात है। जो और हमने चीजें ये भी देखा कि रियल एस्टेट सेक्टर खासतौर पर नोटबंदी के बाद से वो अभी तक उबर नहीं पाया है। ऐसे में चुनौती होगी उसको उबारना में। लेकिन शैलेश, मेरा सवाल अब ये है कि जो 25 टेलर जिनको आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है, क्या गारमेंट इंडस्ट्री की तरफ से कांटेक्ट किया गया उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हमें लगभग इतने टेलरों की आवश्यकता है, या सरकार ने बात की गारमेंट इंडस्ट्री से? देखिए, इस काम के लिए सरकार की तरफ से जो एमएसएमई विभाग है वो लगातार एक ब्रिज का काम कर रहा है इन लेबर्स के बीच में और इंडस्ट्रीज़ के बीच में। तो जितने भी सूक्ष्म एवं लघु उद्योग है वो अपनी ज़रूरत के बारे में एमएसएमई विभाग को बता रहे हैं, अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ एमएसएमई विभाग जो है वो खुद भी अलग अलग जगह से जो ज़रूरत है उसके हिसाब से, क्योंकि जब स्किल मैपिंग की गई तो साथ साथ एक पैरेलल योजना भी बनाई गई कि स्किल मैपिंग करने के बाद इन लोग को कहाँ एडजस्ट करेंगे। तो अब 2 वे कम्युनिकेशन कह सकते हैं राजीव चल रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार और एमएसएमई विभाग लगातार ये प्रयास कर रहा है कि लोगों को रोजगार मिले, वहीं दूसरी इंडस्ट्रीज भी जान रही है कि अगर वो एमएसएमई विभाग से कांटेक्ट करेंगी तो उनको हर तरह का लेबर मिलेगा। फिर चाहे वो उनको इलेक्ट्रिशियन चाहिए हो, प्लम्बर चाहिए हो, टेलर चाहिए हो, या कारपेंटर चाहिए हो, मजदूर चाहिए हो, मतलब हर तरह का लेबर उनको पता है यहाँ पर मिल जाएगा। यही वजह है कि खुद इंडस्ट्रीज भी संपर्क कर रही हैं और एमएसएमई विभाग भी उनके साथ लगातार संपर्क में है। एक ब्रिज का काम कर रहा है विभाग, इस समय कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है। जी शैलेश, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो 1 लाख से ज्यादा लोगों को आज नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। 10 बजे कार्यक्रम रखा गया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद ये नियुक्ति पत्र बांटेंगे। आगे बढ़ रहे हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के अलावा अन्य मरीजों के इलाज को प्रतिबंधित करने की सरकार की नीति के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं पर जवाब तलब किया है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के अपर महाधिवक्ता से 18 जून को जरूरी जानकारी लेकर कोर्ट को बताने को कहा गया है। कोर्ट ने पूछा कि प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी कैसे बंद की जा सकती है। यह आदेश जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस यशवंत वर्मा की खंडपीठ ने ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट और विधि छात्र विनायक मिश्रा की याचिका पर दिया है। उन्होंने कोविड मरीजों के अलावा अन्य किसी मरीज का इलाज करने को प्रतिबंधित करने संबंधित सरकारी नीतियों को असंवैधानिक बताते हुए इसे रद्द करने की अदालत से मांग की है। और हमने वो तस्वीरें भी इस बीच में दिखाई हैं कि आगरा में या ग्रेटर नोएडा में या नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, गाजियाबाद में और दूसरी जगहों पर क्या स्थिति है कि अस्पतालों में इलाज ही नहीं मिला। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल पूछा सरकार से हाईकोर्ट ने। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोइन, जो सुनवाई हुई उस सुनवाई में क्या क्या सवाल, क्या क्या सरकार को जवाब दाखिल करना है, यह आप दर्शकों को बताएं। जी देखिए, 2 हफ्ते पहले नोएडा में एक मामला आया था जहां एक गर्भवती महिला को इलाज के लिए उसके परिवार वाले अस्पताल दर अस्पताल लेकर के गए। ना तो सरकारी अस्पताल में उसका इलाज हुआ और ना ही किसी प्राइवेट अस्पताल में, और बाद में उसकी एम्बुलेंस में डेथ हो गई थी। तो इसी मामले को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जियां दाखिल की गईं और उन अर्जियों पर कल इलाहाबाद हाई कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई की। और सुनवाई करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से ये पूछा कि आप बताइए कि आखिर जब सरकारी अस्पतालों को कोविड-19 के इलाज के लिए रिजर्व रखा गया है तो प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद क्यों की गई है, क्योंकि तकरीबन 3 महीने का वक्त हो चुका है। प्रदेश के ज़्यादातर प्राइवेट अस्पताल बंद चल रहे हैं और लोगों का कहीं इलाज नहीं हो पा रहा है। तो कोर्ट का ये मानना था कि जितने मरीज आप कोरोना से बचा रहे हैं उससे ज़्यादा लोग दूसरी बीमारियों से मौत का शिकार हो रहे हैं या वो गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से यही बताने को कहा है कि आखिर वो कौन से हालात हैं, कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद रखने को कहा गया है। और अगर आपने प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी को बंद कर दिया है तो ये बताइए कि जो बाकी गंभीर मरीज हैं, बाकी दूसरे बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, उनका इलाज कहाँ और कैसे होगा, उसके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं। तो
3 दिनों की मोहलत उत्तर प्रदेश सरकार को दी गई थी। परसों यानी 18 जून को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को इन सारे बिंदुओं पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। फिर कोर्ट ये तय करेगी कि आगे इसमें किस तरह के आदेश दिए जाएं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाएं, या क्या कुछ फैसला सुनाती है कोर्ट, ये देखना दिलचस्प होगा। तो 2 दिन और इंतजार करना होगा। 18 जून को उत्तर प्रदेश सरकार का जवाब दाखिल होना है, उसके बाद ही कोर्ट आगे कोई फैसला लेगी। मोइन, इसमें याचिकाकर्ता कौन है और याचिकाकर्ता ने क्या क्या बातें कही थी कोर्ट में? याचिकाकर्ता की तरफ से क्या अपील की गई थी? देखिए, 2 अर्जियां दाखिल की गई थी। एक अर्जी थी जो सामाजिक संस्था है ऑल इंडिया पीपल्स फ्रंट, और दूसरी अर्जी दाखिल की गई थी प्रयागराज के लॉ स्टूडेंट हैं विनायक मिश्रा। तो दोनों अर्जियों को क्लब करके एक साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई की गई, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साझा तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। और 18 तारीख को जो सुनवाई होगी वो भी दोनों अर्जियों पर एक साथ मिलाकर ही होगी। तो दोनों मामले सेम थे, जो दोनों मामलों में प्रेयर थी वो सेम थी, नोएडा से जुड़े हुए दोनों मामले थे, और जो मांग की गई थी वो पूरे उत्तर प्रदेश में प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी को चालू किए जाने की मांग की गई थी। जिन 2 आदेशों से प्राइवेट अस्पतालों की ओपीडी बंद की गई थी उसे चुनौती दी गई थी, और उस फैसले को रद्द किए जाने की मांग की गई थी। इसलिए दोनों अर्जियों पर एक साथ सुनवाई हुई है। ठीक है मोइन, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अब इंतजार 18 तारीख का, जब सरकार जवाब दाखिल करेगी, और सरकार का जवाब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल गंभीर है कि क्या सिर्फ कोरोना ही बीमारी है और दूसरी बीमारियों को बीमारी नहीं समझा जा रहा है? क्योंकि ओपीडी बंद करना कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा करता है कि उनको ज्यादा खतरनाक नहीं माना जा रहा कोरोना के मुकाबले। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए गंगा प्राइम।